अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पहले लेक्चर के साथ ASP.NET के CRUD ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डिमांड किया गया था कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप CRUD ऑपरेशंस करके दिखाएं ASP.NET में। तो चलते हैं, CRUD ऑपरेशंस किस तरह से होंगे, डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, लेकिन मैं बताता चलता हूँ आपको स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा है ASP.NEट में, हमें CRUD ऑपरेशंस करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क चाहिए। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? एंटिटी फ्रेमवर्क ऑटो कोड आपके लिए जनरेट करता है। वो एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का काम ही होता है कि वो ऑटो कोड आपके लिए जनरेट करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ, किस तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से हम बना सकते हैं। कोडिंग सेक्शन में आके मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या बनाना चाहिए, एक डेटाबेस। डेटाबेस होगी तो उसके ऊपर ही हम एंटिटी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके उसका एक व्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि ASP.NET में MVC के जरिए से ये काम करूंगा। तो MVC आप जानते हैं, मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है, और ये आर्किटेक्चर आप सिमिलर है, मैं समझता हूँ सिमिलर होंगे, वरना मैं कोडिंग सेक्शन में इस चीज को वाज़ेह करता चलूंगा। ओके, तो आगे चलते हैं कि सबसे पहले हमें डेटाबेस चाहिए, उस डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। अगला स्टेप होगा कि हमें ASP.NET के ब्लैंक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, वो भी MVC ब्लैंक एप्लीकेशन। अगर मैं डायरेक्ट MVC एप्लीकेशन बनाऊंगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आएगा, लेकिन डेटाबेस के साथ कनेक्शन मुझे अलग से करना पड़ेगा, उसका थोड़ा और प्रोसीजर हो जाता है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसके साथ एक होम कंट्रोलर में बनाऊंगा। जैसे ही मैं एप्लीकेशन कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कंट्रोलर इज द मेन थिंग, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर बनाऊंगा और उसके साथ उसका व्यू भी जनरेट कराऊंगा, जो होगा उसका इंडेक्स व्यू। क्योंकि हम जानते हैं सेटिंग्स में दिखाऊंगा, होम कंट्रोलर ही यूज करेंगे हम, और ये जब काम हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन रनिंग मोड में आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमने CRUD ऑपरेशंस नहीं किए, अपने डेटाबेस में जो डाटा है उसके ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह नहीं किया। CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो काम हमने नहीं किया। वो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। उस डेटाबेस का क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल हम बनाएंगे एंटिटी के जरिए, एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए, और वो डेटाबेस को हम उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ये काम करेंगे, ऑटोमेटिकली एक रेडीमेड हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा, और जब वो तैयार हो जाएगा उसके फौरन बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ उसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट उसके फौरन हम उसके बाद हम उसे कंट्रोलर से कनेक्ट कर देंगे। जब वो मॉडल तैयार होकर आ गया है, उसे डेटाबेस के साथ कंट्रोल करने के बाद, वो कंट्रोलर के साथ कंट्रोल करने के बाद उसका एक व्यू जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, और वो ओवरऑल हमारा व्यू होगा, जो इंसर्ट कर रहा होगा, अपडेट कर रहा होगा, डिलीट कर रहा होगा। दैट्स ऑल। इतना आसान काम हम कर लेंगे डेटाबेस से, क्योंकि इससे आसान काम मैंने समझता है ASP.NET में ही एक सहूलत दी गई हमें एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से। तो चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शन के ऊपर। थैंक्स। चलिए, हम अपने कोडिंग सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम वही जैसे मैंने बताया था स्टेप 1 में कि हम डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस में बनाने जा रहा हूँ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, और SQL सर्वर 2014 में यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने इंस्टेंस को मैं कनेक्ट कराता हूँ इसे सर्वर को। तो जैसे सर्वर कनेक्ट होता है, इसके फ़ौरन बाद मैंने क्या करनी है, अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस में चले जाएंगे हम, और एक न्यू डेटाबेस मैं बना रहा हूँ, न्यू डेटाबेस। और ये डेटाबेस को मैं नाम देता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट का नाम देते हैं, या कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के लिए बना रहे हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे। और स्पेल मिस्टेक्स तो होंगी, हमेशा मेरे साथ होता है। चलते हैं डेटाबेस में, और टेबल्स, कोई भी टेबल नहीं है, टेबल क्रिएट करते हैं हम स्टूडेंट का। स्टूडेंट के लिए हम न्यू टेबल बनाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की ID, नेम और कॉन्टैक्ट वगैरह हम इंसर्ट कराएंगे, अपडेट कराएंगे, डिलीट करेंगे। CRUD ऑपरेशंस इसी पे ही होंगे हमारे। तो ID लेते हैं सबसे पहले, इंट टाइप की होगी ID। डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब ये जानते हैं कि इन टाइप जो है ID जो है नंबर्स होते हैं, नंबर्स आर द इंटीजर्स। ओके, नेम वारचार होगा, करैक्टर्स होते हैं वारचार, और वारचार के बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट को भी वारचार करते हैं। नॉट नल करना है ज़रूर, क्योंकि अगर नल नहीं करूँगा तो जो है डाटा जो है वो एम्प्टी भी हम छोड़ सकते हैं। बट अगर नल नहीं करूँ, नॉट नल है तो वहाँ पे भी वैलिडेशंस वो ऑटोमेटिकली लगा देगा। अगर नॉट नल रखूँगा तो ASP.NET पे वो ऑटोमेटिकली वैलिडेशंस लगा देगा। चले, नेम, कॉन्टैक्ट एंड थर्ड वन इज़ बैच लिख लेते हैं, बैच भी, वो भी वारचार। तो इस तरह से हमारी डेटाबेस कंप्लीट हुई। बट ID को जो है मैं प्राइमरी की असाइन करता हूँ। प्राइमरी की होगी तो ये यूनिक होगी और नॉट नल होगी, ऐसा ही है अगर आप जानते हैं प्राइमरी की इसको। तो आइडेंटिटी में इसे कर लेता हूँ यस, और ऑटो इंक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से ID तो अब ऑटो इंक्रीमेंट होगी, इसको इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है। नेम, कॉन्टैक्ट और बैच में इंसर्ट कराऊंगा इस टेबल में, और इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ STD। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से हमारी डेटाबेस तैयार हुई, लेकिन इस डेटाबेस में कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अपने कॉलेजेस की डेटाबेस को, तो देखेंगे आप टेबल्स में
एसटीडी टेबल मौजूद है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली। अब हम एक ब्लैंक एप्लीकेशन अपनी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में आके, न्यू प्रोजेक्ट, एंड ये प्रोजेक्ट में हम विजुअल सी शार्प कर रहे हैं वेब, और ये ASP.NET MVC एप्लीकेशन हम बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके करते हैं। चलें, यहाँ पे अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने बनाना है, MVC वाला ड्रैग नहीं करना क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पूरा स्ट्रक्चर दे देगा, बट एम्प्टी होगा और हम इसे MVC का स्ट्रक्चर देते हैं ताकि हम खुद से इसे सब चीज़ें असाइन करें। चलें, ये हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम भी लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर होता है ये विजुअल स्टूडियो, तो आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे यहीं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फिलहाल मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ये क्रिएट होता है तो हमारे पास काम ओके हो जाएगा। Here we goes, web application 2 is creating, and जैसे ये क्रिएट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ही हमने बनाना है कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर इज द मेन थिंग इन MVC आर्किटेक्चर, जो मॉडल को भी यूज़ करता है और व्यूज़ को भी यूज़ करता है। व्यूज़ वो फ्रंट एंड है जो आपको डिस्प्ले होता है, मॉडल वो बैक एंड है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। तो उन दोनों के दरमियानी रास्ता जो है, जो उनको दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराता है, वो हमारा कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर के साथ ही हम काम करेंगे, इसलिए पहले कंट्रोलर मैं बनाता हूँ और उसके साथ एक सिंपल व्यू बना लूँगा। तो चेक करूँगा कि क्या मेरी एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलें, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, सोल्यूशन रेडी हो गया, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड किया कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को मैं एम्प्टी कंट्रोलर ही कराता हूँ। एम्प्टी कंट्रोलर, हाँ, यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर का नाम दूंगा होम कंट्रोलर। क्यों दूंगा मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगा, फिलहाल इस होम कंट्रोलर हम बनाते हैं। होम कंट्रोलर हमारे स्कैफोल्ड हो रहा है और ये होम कंट्रोलर हमारे पास आ चुका है। क्यों होम कंट्रोलर का नाम दिया, यहाँ पे अगर मैं आके दिखाऊँ आपको ऐप स्टार्ट में रोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो उसमें आप देखें वो सबसे पहले किस कंट्रोलर का एक्शन ले रहा है, कंट्रोलर होम का एक्शन जो है वो इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, वो हमारा व्यू है, एक्शंस आर द व्यूज। कंट्रोलर जो है हमारा होम है, यानी होम कंट्रोलर का इंडेक्स जो है उसको ही पिक करेगा। तो इंडेक्स पे हम चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस कंट्रोलर के इंडेक्स पे और ऐड व्यू करा देंगे, और इसको ट्रैक ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए व्यू क्रिएट कर देगा। एक और चीज़ भी बताता चलो, विजुअल स्टूडियो बहुत स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली इस व्यू के साथ वो हमारा बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट कर देगा और हमारी कंप्लीट टेम्पलेट रेडी हो जाएगी। चलें, व्यू तैयार हो चुका है। व्यू में कुछ भी नहीं है, जस्ट इंडेक्स लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको व्यू को देखूं, यहाँ पे व्यूज़ में आके होम का इंडेक्स व्यू बनाया हुआ है, उसके साथ ये लेआउट यूज़ कर रहा है। ये लेआउट में जो है बूटस्ट्रैप का टोटल कोड आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का टोटल कोड है जो आपको नज़र आ रहा है। इसी को हम यूज़ करेंगे, इसी को यूज़ करते हुए, ये एक लेआउट है, लेआउट को यूज़ करते हुए उसके ऊपर इंडेक्स का जो भी डाटा आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है, जिसमें हम एक लेआउट बना लेते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, अपने डिफरेंट व्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमें टेंशन नहीं होती, कोडिंग को बार बार रिपीट करना नहीं पड़ता। चलें, चला के देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ये सोल्यूशन बिल्ड हो रहा है और ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा 2015 जो है थोड़ा सा स्लो है। विजुअल स्टूडियो 2013 लास्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, बट इसको थोड़ा बियर करना पड़ता है। और इस तरह से सोल्यूशन बिल्ड हो गया और हमारे पास क्रोम के अंदर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलें, लेट्स ओपन द वेबसाइट और देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है, डिस्प्ले पे हमारे पास क्या आता है। अभी तो जो सेटिंग की है, असल काम तो इसके बाद ही होना है। अभी तो हम इसी की जस्ट एडजस्टमेंट की है। IIS एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास आ चुका है, जो कि इसका वर्चुअल सर्वर है और इस कोड को रन कराने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी क्रोम हमारे पास चलेगा, जब तक मैं थोड़ा सा पास कर लेता हूँ। चलिए, क्रोम ओपन हो चुका है। ये देखिए हमारे लोकल होस्ट को पिक कर रहा है। तो ये लोकल होस्ट वही होस्ट है जो IIS सर्वर ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है हमारा। और उसके अलावा अब जो है
इसके वो होम कंट्रोलर देखें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में होम कंट्रोलर को का इंडेक्स पिक कर रहा था। तो इंडेक्स व्यू में जो कुछ भी लिखा है बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट के साथ यूज़ करते हुए वो हमें डिस्प्ले कराएगा। तो वेट करते हैं इसके डिस्प्ले होने का। चलें, ये देखें हमें व्यू आ चुका है। हमारा इंडेक्स ही लिखा हुआ था हमने, तो इंडेक्स है, बकाया ओवरऑल टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप की जो कि रिस्पॉन्सिव भी है। देखते हैं, हम सब यूज़ करते हैं ऐसे। तो ASP.NET बहुत ईजी है, बहुत ईजी से हम इस पर काम कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग हम सब जानते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग डिज़ाइनिंग जानते होंगे जो ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, वरना डिज़ाइनिंग के भी ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर करूँगा, पेश करूँगा। तो चलते हैं अगला काम पे। ये यहाँ तक तुम्हारा काम पहुँचा, एप्लीकेशन रेडी हो गई। अब अगला काम है कि हमने मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्या होता है? मॉडल डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराएगा। जो भी डेटाबेस के ऑपरेशन हमने कराने हैं वो मॉडल में होंगे। तो मॉडल क्रिएट करते हैं किसके ज़रिए से? एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए से। चलते हैं कोडिंग सेक्शन में। कोडिंग्स में आ गए हम और विजुअल स्टूडियो में हम मॉडल्स के ऊपर एंटिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें, ये देखें मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ चुका हूँ। ये है मॉडल्स। अब इस मॉडल्स में आके हम अपना काम करेंगे। राइट क्लिक किया, ऐड करते हैं हम ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल हमें ऐड कराना है। तो इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसे हम STD नाम दे देते हैं, टेबल का नाम STD था, या कोई भी नाम हम दे सकते हैं लॉजिकली। तो जैसे ही देंगे ये हमारे पास एक व्यू लाएगा। डिफरेंट किस्म के तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैं EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस यूज़ करता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा है। इसको यूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट करें। आपको कनेक्शन बनाना है अपने डेटाबेस के साथ। तो बनाता हूँ मैं कनेक्शन। SQL सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चेंज भी करा सकते हैं यहाँ से डिफरेंट इंस्टेंस को, बट SQL सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे सर्वर का नेम है मेरे नेम से गोहर अब्बास, ठीक है। तो जो भी डेटाबेस उसमें वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। हमारी डेटाबेस का नाम था कॉलेज, तो उसको हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्लिक ओके, तो डेटाबेस कनेक्ट हो गई। यस, कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ जाएगी अभी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हम एंटिटी फ्रेमवर्क 6.0 यूज़ कर सकते हैं या 5 भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। यहाँ से भी हम नेक्स्ट चलेंगे। ये देखें हमारे पास अब हमने टेबल पिक करना है। कौन कौन से टेबल्स पिक करने हैं? STD टेबल ही बनाया था तो उसे पिक करता हूँ उस डेटाबेस से। व्यूज़ बनाए होते, व्यूज़ पिक कर सकता था। स्टोर प्रोसीजर से भी और फंक्शन से भी हम काम कर सकते थे, बट हम अपने टेबल से वो काम करा रहे हैं। फिनिश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक एंटिटी डेटा मॉडल बना देगा। तो तकरीबन एंटिटी डेटा मॉडल तैयार हो रहा है। ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना होगा? कंट्रोलर के साथ इसको कनेक्ट कराना होगा। वो कनेक्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली व्यू जनरेट हो जाएगा और हमारे CRUD ऑपरेशंस होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बन चुका है। नहीं, अभी हो रहा है। इतना जल्दी भी काम नहीं होता, सब्र भी करना पड़ता है और सब्र का फल मीठा होता है। चलें थोड़ी सी वीडियो पास करते हैं, बल्कि ये कुछ ओके मांग रहा है, ओके करते हैं वगैरह, थोड़ा टाइम लेगा। चलें ले लें हमारे से टाइम। ओके, डोंट शो दिस मैसेज अगेन। थोड़ा वीडियो पॉज। चलें, ये देखें मॉडल का उसने ये ऑटोमेटिकली क्लास की जो पिक्चर थी वो क्लास बना के क्लास शेप में उस डेटा की बेस की पिक्चर उसने दिखा दी। ID है, नेम है, कॉन्टैक्ट है एंड बैच है, ठीक है। और उसने ये मॉडल तैयार कर दिया है। रेडीमेड मॉडल आपके पास तैयार हो चुका है। उसके रेफरेंसेस उसने ऑटो लोड किए हैं, सब चीज़ ऑटो भी है। और ये STD1 उसने ऑटोमेटिकली यूज़ कर लिया है। ये उसकी अपनी नोटेशंस है। लेकिन हमारा अब डेटाबेस का कोड जो है वो रेडी हो चुका है। कोड ज़्यादा नहीं करना पड़ा। कंट्रोलर्स पे चलते हैं। इसके लिए कंट्रोलर बनाता हूँ, इस मॉडल के लिए कंट्रोलर। लेकिन इस बार ये कंट्रोलर सिंपल नहीं होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क का कंट्रोलर होगा। ऐड करते हैं इसे और मैं बताता हूँ कौन सा मॉडल है। अभी जो मॉडल बनाया हमने STD उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर जो है हमारे पास कॉलेज एंटिटीज़ हैं, उसका ही हमने बनाना है ये कंट्रोलर। तो STDS कंट्रोलर भी रख सकते हैं, जो नाम रखे इसका यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कंट्रोलर एंड में लाजमी होना चाहिए। तो जैसे ही ऐड किया मैंने, एरर दे रहा है क्यों? मैंने कहा था कि रीबिल्ड करना पड़ेगा हमें सोल्यूशन को। तो चलते हैं रीबिल्ड कराते हैं सोल्यूशन को। रीबिल्ड द सोल्यूशन। चलें, कहाँ गया रीबिल्ड सोल्यूशन? सोल्यूशन रीबिल्ड हो रहा है यहाँ पे। और जैसे रीबिल्ड हो जाएगा उसके बाद मैं ये काम फिर से करूँगा तो ये काम आराम से हो जाएगा। और रीबिल्ड सक्सेडेड। अब मैं जाके काम कर सकता हूँ। ऐड कंट्रोलर, वो कंट्रोलर है एंटिटी फ्रेमवर्क का।
और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एसटीडी कंट्रोलर, एसटीडी डेटा मॉडल और उसके अंदर पॉलिसी एंटिटीज़ हैं, पॉली डेटाबेस की एंटिटीज़ हैं और इसका नाम एसटीडीएस कंट्रोलर है। स्कैफोल्डिंग हो रही है, रेडी हो रहा है मेरे लिए सब कुछ, और जैसे ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो मेरे पास मेरा कंट्रोलर तैयार हो जाएगा। सॉरी, मेरे पास मेरा CRUD ऑपरेशंस के लिए उस डेटाबेस के टेबल के लिए CRUD ऑपरेशंस तैयार हो जाएंगे। ये देखें तैयार कर दिया इसने, और इसका नाम STDS है। और ये कौन से कंट्रोलर में है, सॉरी इसका नाम इंडेक्स है और ये STDS कंट्रोलर में है, STDS कंट्रोलर और इसके नाम इंडेक्स होगा यहाँ पे। ये देखें इंडेक्स में फर्स्ट ही आएगा, फिर एडिट, डिलीट, डिटेल्स, अपडेट, क्रिएट वगैरह सब चीज़ उसने ऑटोमेटिकली व्यूज़ क्रिएट कर दी है इसी कंट्रोलर के लिए। तो चलते हैं हम इसी कंट्रोलर के ऊपर किस तरह से पहले इसको हम रन करते हैं। तो जब तक रन होता है मैं वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ। चलें, हमारा जो है सोशल वो रन हो चुका है, लेकिन ये तो सेम वैसे ही रन हुआ है क्योंकि जाना हो फिर इंडेक्स पे ही जाना था, हमेशा ऐसा होता है फर्स्ट वो उसी पे ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे लिंकिंग करानी चाहिए थी अपने अगले सिस्टम्स के लिए, वो मैं किस तरह से लिंक कराऊंगा बताता हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं URL से। जिस तरह से हम यहाँ पे होम और इंडेक्स में जा रहे थे उसी तरह से मैं अपने कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ STDS और उसके इंडेक्स पे हम चलते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। STDS के इंडेक्स पे चले जाएँ। तो सर्वर थोड़ा स्लो है, चलो सर्वर बेटा दिखा दो हमें रिजल्ट। ये देखें ये चीज़ नेम कॉन्टैक्ट बैच, फिलहाल तो कोई डाटा नहीं है, उस डाटाबेस में हमने कोई डाटा नहीं किया था इंसर्ट। अब क्रिएट न्यू करते हैं, न्यू डाटा हम इंसर्ट करा रहे हैं इसमें। देखिए क्रिएट वाला आ गया, क्रिएट वाला काम पहले कर रहे हैं। यहाँ पे आईडी हमसे नहीं ले रहा क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट कराया था, वो ऑटो ही इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इंटर नहीं करता, डायरेक्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, देखते हैं। ये देखें एरर आ रहा है, यहाँ पे मुझे उस चीज़ की हैंडलिंग करनी चाहिए, इसको हम हैंडल करा सकते हैं, बट अब इस फिलहाल स्टॉप करते हैं। एक बार फिर हम इसको रन करते हैं। इस पे हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, इसे और बेहतर कर सकते हैं, बट इसके बगैर अगर हम डायरेक्ट इसे अब यूज़ करें तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अभी मैं वो काम करूँ क्योंकि हमारा मेन मकसद था CRUD ऑपरेशंस STDS, और इसमें अब हम क्या करेंगे इंडेक्स को यूज़ करेंगे। और हम क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट नेम जो है मैं देता हूँ अपना नेम गौहर अब्बास, कॉन्टैक्ट जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एंड थर्ड वन इज बैच, बैच का कोई भी कोड देते हैं 2016-07F एंड क्रिएट। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो डाटा मेरा डाटाबेस में इंसर्ट हो गया और मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी हमने क्रिएट वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब एडिट, क्रिएट CRUD ऑपरेशन है, रीड तो वैसे ही हो रहा है, डिटेल्स में भी जाके हम रीड कर सकते हैं। क्रिएट रीड दो काम मैंने आपको करके दिखाया। थर्ड वन इज एडिट, क्रिएट रीड अपडेट, एडिट मीन अपडेट। तो मेरा बैच F नहीं B था, गलती से वो लिख दिया था, तो अब अपडेट भी मैं कर रहा हूँ। और थर्ड वन इज डिलीट, तो इसको मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, तो ये डिलीट भी हो रहा है। यानी तमाम फंक्शनैलिटीज़ हमने ASP.NET पे देखी। ये तमाम फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से हम एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए से कितना जल्दी और कितना आसानी से कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने आज अच्छा सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके सजेशंस के लिए मैं यहीं पर मौजूद रहूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है मैं एक प्रॉपर वे में एक चैनल जो है ये जो है इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। आपको मैं लिंक दे रहा हूँ इस चैनल का, सब्सक्राइब करें इसको, और इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।